टाइम ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, और आप देख सकते हैं कि ये रैंडम वेरिएबल अगर सर्वाइवल टाइम को, ये डायग्नोस टाइम को हम 0 कहें और उस जगह से हम गिनना शुरू करें, तो ये सर्वाइवल टाइम 0 से लेके ये कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है। कोई लोग ज़्यादा सर्वाइव कर जाते हैं, कुछ की डेथ ज़रा अर्ली हो जाती है, तो इट इज़ अ रैंडम वेरिएबल और इट कैन टेक्स वैल्यू फ्रॉम 0 टू एनी लार्ज नंबर में भी। इसी तरह द टाइम बिटवीन रिलीज फ्रॉम प्रिजन एंड कन्विक्शन फॉर अनदर क्राइम, एक बंदा प्रिजन से रिलीज हो जाता है और वहां से आप टाइम गिनना शुरू करें कि दोबारा किसी क्राइम की वजह से वो दोबारा पकड़ा जाता है और उसकी प्रेजेंट में हाजिरी होती है, तो इन दोनों के दरमियान कितना टाइम लगता है, तो ये जो है अगेन एक रैंडम वेरिएबल है। और चूंकि टाइम दोनों में टाइम ही की बात हो रही है और टाइम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। इसी तरह द डेली मिल्क यील्ड ऑफ काउस, होस्टन काउस, ये बिलफर्ज आप समझे कि कोई डेयरी फार्म है और उसमें गायें बड़ी तादाद में, और उसमें डेयरी मिल्क की यील्ड कितनी हो रही है, और ये ज़ाहिर है कि वॉल्यूम है और लीटर्स में हो गई है बात, तो ये 0 से लेके आगे कुछ भी हो सकता है। वेट लॉस ड्यूरिंग ए डाइटरी रूटीन, डाइट पे है एक बंदा और डाइट शुरू करने से पहले और बिलफर्ज एक ख़ास महीने 2 महीने तक वो डाइट करते रहता है, तो उसके बाद वेट लॉस कितना हो गया, ज़ाहिर है ये एक रैंडम वेरिएबल है। इसी तरह हाउस होल्ड इनकम, और हमारे पास स्टूडेंट समझेंगे कि ये डिस्क्रीट है, लेकिन जो लोग बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के और इनके का देखते हैं, वो लोग ये इनकम को कंटिन्यूअसली ट्रीट करते हैं और कितने डेसिमल्स तक इसकी कैलकुलेशन करते हैं बाहर। अब हम डियर स्टूडेंट आगे जाते हैं और इन रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एंड देयर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये शाम सीरीज स्टैटिस्टिक के चैप्टर 6 की बात हो रही है। ज़्यादा मटेरियल मैंने वहीं से लिया है, इधर उधर से और भी मटेरियल लिया है, लेकिन बाहर ज़्यादा मटेरियल यहाँ से ही लिया है। A continuous random variable is a random variable capable of assuming all values, जिस तरह मैंने अभी बताया। Because of uncountable nature, जाहिर है इस वेरिएबल के वैल्यूज को आप काउंट नहीं कर सकते, इट्स अनकाउंटेबल नेचर, uncountable number of possible values, it's not possible to list all the values of their probabilities, और चूंकि ये अनकाउंटेबल है, तमाम वैल्यूज आप लिस्ट नहीं कर सकते उनकी प्रोबेबिलिटीज, इसकी वजह से यहाँ पर अब आप देखेंगे कि हम टेबल से हम इसके साथ डिस्कशन टेबल में नहीं करते, डिस्कशन या ग्राफ पे होगी या फिर आपके पास फार्मूले होंगे। तो याद रखें कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की डिस्कशन जो है बेसिकली या फार्मूले होंगे और या इसकी जो है ग्राफ पे डिस्कशन होगी। टेबल हम थोड़े बहुत कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, लेकिन वो हर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के हमारे पास उस तरह के टेबल मौजूद नहीं होते। टेबल हो तो सकते हैं, लेकिन उसमें वो टेबल उस तरह कंस्ट्रक्ट नहीं किए जाते जिस तरह आपने डिस्क्रीट के देखे कि ख़ास वैल्यू बता दी और उस वैल्यू पर क्या प्रोबेबिलिटी है, उस तरह नहीं बताया जाता। यहाँ पर भी हम एक टेबल की बात करेंगे, लेकिन ये उस तरह टेबल नहीं होगा, थोड़ा सा फर्क होगा, इंशाल्लाह वो फर्क मैं आगे बता दूंगा आपको। The probability distribution of a continuous random variable is represented as the area under the curve called probability density function. तो इसमें ये एक ज़रा बात हो जाती है कि आप एक कर्व होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एक ग्राफ होता है, उसके अंदर जो एरिया है वो प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, उसके अंदर जो एरिया है वो प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। और पीडीएफ की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? पीडीएफ की दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं। एक तो ये कि द ग्राफ ऑफ पीडीएफ इज नेवर बिलो एक्स एक्सिस,
ये वो ही बात है कि probability is always positive. The graph of PDF is never below x-axis. And the total area under the curve is always 1. ये वो है कि total sum of probability is always 1. तो ये वही दो प्रॉपर्टीज हैं जो डिस्क्रीट में आपने देखे हैं, लेकिन जरा कंटिन्यूअस के लिए इसको डिफरेंट तरीके से बताया गया है। तो अब हम इसकी एग्जांपल्स बताते हैं एक एक करके इसकी एग्जांपल्स बताते हैं। सबसे पहले है यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखें डियर स्टूडेंट, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन शायद इतना अहम ना हो, लेकिन ये इस एतबार से अहम है कि कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के इब्तिदाई आइडियाज आपके सामने डिस्कस हो जाते हैं। यहाँ जो फार्मूला डिस्कस हो रहा है वो इंतहाई सिंपल फार्मूला है, जो यानी, और इसके ग्राफ बहुत सिंपल हैं, सारा कुछ कैलकुलेशन कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। तो इब्तिदाई डिस्कशन के लिए, इब्तिदाई तौर पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा होता है। तो अगरचे ये कोर्स में शायद इस तरह नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसको यहाँ डिस्कस किया हुआ है, और क्योंकि कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को इब्तिदाई तौर पे समझना, इसके ये यहाँ पर जो थोड़ी बहुत डिस्कशन हुई है उसको भी समझने के लिए आपको यूनिफॉर्म को समझना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि आगे फिर ज़्यादा कम्प्लेक्स डिस्कशन शुरू हो जाती है। If a continuous random variable is uniformly distributed over the interval from A to B, then the PDF is given by this formula. F of x equal to, और अब इस ब्रैकेट का इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर a की वैल्यू, x की वैल्यू a और b के दरमियान हो, फिर तो ये फार्मूला है 1 और b माइनस a, f of x का ये फार्मूला है। लेकिन अगर x की वैल्यू a और b के दरमियान ना हो, और a और b दो गिवन वैल्यूज होंगी, a और b के दरमियान ना हो, अदरवाइज का मतलब यह है कि इन दोनों के दरमियान ना हो, तो फिर इस फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। इसको अगर आप में से थोड़ा बहुत कंप्यूटर पढ़ा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ x लाइज इन बिटवीन a एंड b, अगर x a और b के दरमियान हो, देन f of x इक्वल टू 1 ओवर b माइनस a, एल्स f of x इक्वल टू 0। तो अगर x की वैल्यू और a और b के दरमियान हो तो f of x की वैल्यू 1 ओवर b माइनस a होगी, अदरवाइज या एल्स f of x की वैल्यू 0 होगी। तो आप इस बात को ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, मैथ्स वाले या स्टैटिस्टिक्स बुक में आपको ये स्टाइल ज़्यादा मिलेगा, कंप्यूटर वाले ये स्टाइल ज़्यादा प्रेफर करेंगे। बहरहाल अब इसको एक एग्जांपल से मजीद समझते हैं, इसी कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को एक एग्जांपल से समझते हैं। द प्राइस फॉर अ गैलन ऑफ होल मिल्क इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड between price $2.25 to and price $2.75। ये A की वैल्यू है और ये B की वैल्यू है। ड्यूरिंग जुलाई इन US, यूनाइटेड स्टेट्स। गिव इक्वेशन एंड ग्राफ ऑफ PDF फॉर X। PDF मीन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। आपने इसकी इक्वेशन बनानी है और इसका ग्राफ बनाना है फॉर X, and the price, और x क्या चीज है, it is the price per gallon of whole milk during July. Also determine the percent of stores that charge more than $2.70 per gallon. तो आपने उन स्टोर्स की परसेंटेज भी मालूम करनी है जो $2.70 पर गैलन से ज्यादा कीमत चार्ज करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे, जब आप इसका सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ a की वैल्यू 2.25 है और b की वैल्यू 2.75 है, तो 1 ओवर b माइनस a होगा। वैल्यूज जस्ट पुट कर लें और सॉल्व करें तो ये 1 और 0.50, और अगर ये डिवाइड कर लें तो ये इसका आंसर 2 आता है। और जब इसका आंसर 2 आ गया तो अब आप इस 1 ओवर b माइनस a का आंसर 2 आ गया, तो अब आप ये फार्मूला इस तरह लिख सकते हैं। देखें, f of x equal to 2 when x lies in between these two limits। अगर x की वैल्यू यानी प्राइस इन दो लिमिट्स के दरमियान हो तो f of x की वैल्यू 2 है, अदरवाइज या अगर x की वैल्यू इस रेंज से बाहर हो जाए तो इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है।
और इसको हमने ग्राफ पे इस तरह शो किया है। ये देखें, ये ग्राफ पेपर है, यहाँ पर ये जो वर्टिकल लाइन, ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, ये लाइन एक्स एक्सिस को शो करता है। एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट है 2, ये है 2.25, ये 2.50, 2.75 और 3, इसी तरह 3.25 वगैरह, और इसी तरह ये 1.75 है वगैरह। लेकिन उनको नहीं लिखा गया, बस जो पॉइंट्स की ज्यादा जरूरत थी मैंने उनके मार्किंग कर दी है। इसी तरह वाई एक्सिस पे ये पॉइंट है 1.00, 2.00 एंड 3.00। अब जरा ये फंक्शन देखें, ये फंक्शन वैल्यूज, इसकी जो वैल्यू है 2, वो कब है, वो 2.25 और 2.75 के दरमियान है। तो देखिए 2.25 पे ये फंक्शन जंप करके इधर आ जाता है और ऐसे हमवार चलता है, क्योंकि बस इसकी बाद इसकी वैल्यू 2 है, कांस्टेंट है। तो ऐसे हमवार चलते हैं कहां तक, 2.75 तक। उससे पहले 2.25 से पहले इस फंक्शन की वैल्यू 0 होती है। ये इस जगह का जिक्र हो रहा है, इसकी वैल्यू 0 होती है। ये बेशक माइनस इन्फिनिटी तक चलते जाएं, इसकी वैल्यू हमेशा 0 हो जाएगी। और 2.25 पर भी, एग्जैक्टली 2.25 पर भी इसकी वैल्यू 0 होती है। लेकिन 2.25 से जरा आगे जाता है तो ये जंप करके ऊपर आ जाता है। ये यहां पर आपको एक छोटा सा होल इस ग्राफ में नजर आएगा, और यहां पर ये जगह सॉलिड नजर आती है। ये हम ये बताना चाहते हैं कि 2.25 पर तो इसकी वैल्यू 0 है, लेकिन और यहां पर आपको ग्राफ में होल नजर आ रहा है। लेकिन जहां जो 2.25 से जरा इधर हो जाता है, ये इसकी वैल्यू 2 हो जाती है, और फिर 2 ही रहती है, और ऐसे हम मार जाता है। 2.75 पे अगेन एक होल है, और यहां पर सॉरी, यहां पर ये वैल्यू जो है, सॉरी ये थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई है। बहरहाल 2.75 पे अगेन एक होल एक ग्राफ है, क्योंकि 2.75 पे इसकी वैल्यू 0 है। ये देखें, यहां सिर्फ लिखा है x इज ग्रेटर देन 2.25। तो जब 2.25 से ग्रेटर हो जाए तो उसकी वैल्यू 2 हो जाए। एग्जैक्टली 2.25 पे इसकी वैल्यू 0 है, 2.25 पे इसकी वैल्यू 0 है। 2.25 से ग्रेटर हो जाए तो उसकी वैल्यू 2 हो जाती है। इसी तरह 2.75 से छोटा हो, उससे छोटा हो तो उसकी वैल्यू 2 होती है। जो 2.75x की वैल्यू हो जाती है, ये एकदम से 0 हो जाता है। तो बहरहाल ये ग्राफ आपको ये सारी सिचुएशन, फंक्शन की सिचुएशन बता रहा है, और ये फंक्शन 2.25 से लेकर 2.75 पर बिल्कुल यूनिफॉर्म है, और इसकी वैल्यू 2 है। इसके अलावा भी यूनिफॉर्म है, लेकिन तब उसकी वैल्यू 0 होती है। अब इस बात यह है कि अगर ये तो दो बातें हो गई। एक तो ये कि आप इसका इक्वेशन बता दें, इक्वेशन हमने बता दिया। दूसरा इसका ग्राफ बता दें, ग्राफ बता दिया। अब वो बता रहे हैं कि आल्सो डिटरमिन द परसेंट ऑफ स्टोर्स दैट चार्ज मोर देन 2.70, जो 2.70 से ज्यादा चार्ज करते हैं उनकी परसेंटेज क्या है। अब ये परसेंटेज जो है इस तरह प्रोबेबिलिटी से मालूम होती है, प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन 2.70, x इज ग्रेटर देन 2.70। और जरा ये नोट करें कि 2.70 इसमें शुरू कहां होता है, x एक्सिस में। ये देखिए, ये पॉइंट है 2.25, ये है 2.30, ये जगह। प्लीज ये माउस के पोजीशन को देखें। फिर यहां पर आ जाता है 2.35, फिर है 2.40, फिर यहां पर है 2.45, और यह है 2.50। इसी तरह ये पॉइंट है 2.55, ये है 2.60, ये 2.65 है ये वाला, और ये 2.70 है। याद है, इसका मतलब यह है कि ये जो आखिरी ब्लॉक है, ये माउस के पोजीशन को देखें, ये फुल ब्लॉक ये शो कर रहा है प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन 2.70, क्योंकि जिस तरह मैंने अभी बताया ये वाला पॉइंट है 2.70 और ये है 2.75। अब मैंने कहा है कि प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 2.70, तो इसको मैंने ऐसे क्यों कर दिया।
वजह यह है कि इस फंक्शन की तो पॉजिटिव जो प्रॉपर वैल्यू है वो 2.70 से, अगर आप आगे जाते हैं, x तो 2.70 से बड़ा है, वो मैंने इधर भी बता दिया, लेकिन x जब बड़ा है तो कहां तक जा रहा है? x वैसे तो बड़ा होते हुए बहुत आगे तक चला जाएगा, लेकिन 2.75 और उससे आगे तो उसकी वैल्यू 0 है, तो उसकी हमारे लिए अहमियत नहीं है। हमारे लिए अहमियत उस जगह की है जहां इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, और वो रेंज ये है 2.70 से ठीक है शुरू हो जाता है और 2.75 तक, 2.70 से 2.75 तक इसकी वैल्यू। अब ये प्रोबेबिलिटी जो है, सही बात तो ये है कि ये मालूम होती है डेफिनेट इंटीग्रल से, और ये वाला काम उनको समझ आएगा, उन तमाम स्टूडेंट्स को समझ आएगा जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड होगा। जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है उनको ये, यानी मैथ्स का बैकग्राउंड है तो ये तो बिल्कुल गप है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। लेकिन मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है तो मैं यहाँ के इस फिगर की थोड़ी बहुत ज्योमेट्री इस्तेमाल करके आपको ये चीज समझाऊंगा। अच्छा जी, इस बेसिकली मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी होती है एरिया अंडर दिस कर्व, कि इस कर्व के नीचे एरिया कितना है। अब हमने एरिया कौन से मालूम करना है? हमने ये जो आखिरी कॉलम है या ये जो बॉक्सेस है, छोटे छोटे बॉक्सेस है, ये जिन पर माउस पॉइंटर हरकत कर रहा है, ये वाले, हमने इनका एरिया मालूम करना। एरिया मालूम करने के लिए एक तो ये हाइट है, ये हाइट जो है ये तो हमारे पास 2 है, देखे ना, यहां से 0 से लेके यहां तक हाइट 2 है, 0 1 2, देख रहे हैं ना, तो हाइट तो 2 है। अहम बात यह है कि यहां से इधर तक कितना फासला है, तो ये फासला है 2.75 माइनस 2.70। देखिए ये पॉइंट है 2.75 और ये पॉइंट है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, 2.70। तो ये इसकी बेस है 2 इस रेक्टेंगल की बेस है 2.75 माइनस 2.70, ये इसकी बेस है, इसकी बेस है 0.05 और इसकी हाइट है 2। तो जब 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एरिया हो जाएगा 0.10, और अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 10% है। इसका मतलब है कि 10% दुकानदार ऐसे हैं कि जो 2.70 से महंगा करके ये जो मिल्क है वो बेच रहे। तो बहरहाल आप इस डायग्राम का आपको इब्तिदाई डिस्कशन समझ आ गई है, ये समझ आ गई है कि आपको फंक्शन फार्मूले की सूरत में हम किस तरह इसको शो करते हैं, हम ग्राफ की सूरत में इसको कैसे शो करते हैं, ये कि प्रोबेबिलिटीज कैसे मालूम होती हैं, और ये कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में प्रोबेबिलिटीज मालूम होने का सही तरीका तो डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं। लेकिन जाहिर है कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने कैलकुलस पढ़ा है। जिन्होंने कैलकुलस नहीं पढ़ा तो वो इसकी कोई अल्टरनेट सूरत इख्तियार करेंगे। आप देखेंगे कि मैं इसके लिए मुख्तलिफ ख़ास किस्म के टेबल्स बना के, वो टेबल एग्जैक्टली वो तो नहीं होंगे जो आपने डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में पढ़े हैं, उस तरह के टेबल्स तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हम बास टेबल्स बना के उसकी मदद से, क्योंकि मैं इस कोर्स में मेरी एजम्पशन ये नहीं है कि आपने कैलकुलस कवर किया हुआ है, मैं कैलकुलस के बगैर ही ये कोर्स आपको पढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए जो है मैं टेबल्स को ज़्यादा यूज़ करूँगा, डेफिनेट इंटीग्रल्स को यूज़ नहीं करूँगा। लेकिन इसके बावजूद ये एक आध जगह पर इसका जिक्र करना मुनासिब है ताकि स्टूडेंट के जहन में कहीं पर यह बात बैठ जाए कि ये जो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हैं और उनको बेहतर अगर आप समझना चाहते हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, उसको समझना ज़रूरी है, ठीक है ना। बाकी आप ये देखें कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि ग्राफ ऑफ पीडीएफ इज नेवर बिलो एक्स एक्सिस, टोटल एरिया अंडर पीडीएफ इज 1। ये चीज़ें अगर आप देखें तो इस ग्राफ में आपको नज़र आएंगी। ये चीज़ें अगर आप ग्राफ में देखें, ग्राफ ज़्यादा से ज़्यादा एक्स एक्सिस को वो टच कर लेता है लेकिन उससे नीचे कभी नहीं जाता। मतलब है इस फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है, 0 नेगेटिव कभी नहीं होती, ये फंक्शन 0 से नीचे कभी नहीं आता, एक्स एक्सिस से नीचे कभी नहीं आता, ऊपर चला जाता है, पॉजिटिव रह जाता है। बाकी जहां पर पॉजिटिव होता है उनके नीचे अगर टोटल एरिया आप काउंट करें, बिलफरज अगर आप 2.7 से 2.25 माइनस करें
और इसको फिर हाइट से, जो इसकी हाइट है 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपको मालूम कर सकते हैं कि इसका एरिया 1 के बराबर है, इसके एरिया 1 के बराबर है। तो बहरहाल इसी तरीके से हम पीडीएफ को, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को शो करते हैं ग्राफ की मदद से। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, हम आगे जाते हैं और ये जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ रहे हैं, इसके मीन स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला हम बता रहे हैं आपको। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स के साथ ये भी होता है कि उसके मीन, वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के शॉर्टकट फार्मूले होते हैं। ये बात आपने उधर भी देखी थी डिस्क्रीट में। यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के मीन का ये फार्मूला है, वेरियंस का ये फार्मूला, और अगर इसका रूट ले लें तो स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फार्मूला हो जाता है। अब इसको भी एक एग्जांपल की मदद से इसको इस्तेमाल करते हैं। आ जाए, ये फार्मूले हम एग्जांपल में इस्तेमाल करते हैं। बाकी ए और बी जो इसमें बताए गए हैं वही ए और बी है जिसका हमने ऊपर जिक्र किया। ए लोअर लिमिट है और बी अपर लिमिट है यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। बिलफर्ज वो कह रहे द टाइम बिटवीन रिलीज फ्रॉम प्रिजन एंड कमीशन ऑफ अनदर क्राइम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 0 and 5 ईयर। अब ये 0 ए है और 5 ईयर बी है। फॉर हाई रिस्क ग्रुप, एक हाई रिस्क ग्रुप है और उसमें उनके लिए जो स्टडी किया गया तो पता चला कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। गिव द इक्वेशन एंड ग्राफ फॉर द पीडीएफ। ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है इसका आपने इक्वेशन बताना है, और इसका ग्राफ पे भी इसको शो करना है। और x क्या चीज है? x रैंडम वेरिएबल है। द टाइम बिटवीन रिलीज एंड कमीशन ऑफ अनदर क्राइम फॉर दिस पर्टिकुलर ग्रुप, तो x ये रैंडम वेरिएबल है। फिर व्हाट परसेंट ऑफ दिस ग्रुप विल कमिट अनदर क्राइम विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम रिलीज फ्रॉम प्रिजन। प्रिजन से रिलीज करने के बाद 2 साल के अंदर अंदर वो कितना चांस है कि वो एक और क्राइम करके पकड़े जाएंगे। इसी तरह फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसके मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करें। व्हाट परसेंट ऑफ द क्राइम आर विद इन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन, और फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल इक्वल्स 3। तो इस इक्वेशन में, इस प्रॉब्लम में कई एक बातें पूछी गई हैं। सबसे पहले तो अगर a की वैल्यू 0 है, यहां से सोल्यूशन स्टार्ट हो गया है। a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू 5, तो 1 और b माइनस a आप मालूम कर सकते हैं। 1 और 5 माइनस 0, 1 और 5 इक्वल टू 0.2। लिहाजा ये फार्मूला हम यू लिख सकते हैं, f ऑफ x इक्वल टू, और ये वही फार्मूला है जो हमने 1 ओवर b माइनस a की जगह उसकी वैल्यू लिख ली है 0.2। f of x equal to 0.2 when x lies in between 0 and 5, otherwise it is 0। और ये इसका ग्राफ है। x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये थोड़ा सा मैंने बताया हुआ है। x की वैल्यू 0 और 5 के दरमियान इसकी ये वैल्यू है। अगेन ये जो एक 2 होल इधर ग्राफ पे शो किए गए हैं, क्योंकि एग्जैक्टली 0 पे इसकी वैल्यू 0 है। ये देखें यहाँ x ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है या लेस देन 5 लिखा हुआ है। एग्जैक्टली 5 पे भी इसकी वैल्यू 0 है। एग्जैक्टली 5 पे ये फंक्शन की वैल्यू इधर नहीं है, इधर नीचे है। लेकिन बहरहाल 5 से कम हो या 0 से बड़ा हो जाए तो एकदम से ये फंक्शन जंप करके इधर आ जाता है 0.2 पर, और फिर यूनिफॉर्मली इस तरह चलता है। बाकी 0 और 1, 5 के दरमियान तो ये सिचुएशन है। 5 और उससे आगे फिर अगेन 0 हो जाता है। 0 और उससे कम वैल्यू पर भी ये 0 हो जाता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट, अब आपको बताना है ये कुछ और प्रॉब्लम्स, कुछ और बातें जो इन्होंने पूछी है। ये तो इस फंक्शन का फार्मूला हो गया और इसका ग्राफ हो गया, ठीक है ना। जो वो कह रहे कि इक्वेशन बता दे और ग्राफ बता दे। इसके बाद व्हाट परसेंट ऑफ दिस ग्रुप विल कमिट अनदर क्राइम विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम रिलीज ऑफ फ्रॉम प्रिजन। तो विद इन 2 ईयर्स का मतलब यह है कि x 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, 0 से लेके 2 तक। तो अब आप ये देखें 0 से लेके 2 तक, ये शायद आपको पिछले इसमें इतना बेहतर समझ ना आया हो जितना इधर, क्योंकि वहां एरिया बहुत छोटा था। 0 से लेके 2 तक आपके पास x एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है,
वो 0 से लेकर 2 तक आपके पास 2 माइनस 0 इक्वल टू 2 है, और इस रेक्टेंगल की हाइट कितनी है, तो क्लियरली वो 0.2 है। तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 0, तो 2 माइनस 0 2 ही होता है बहरहाल। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 0.4, और 0.4 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 40%। तो 40% चांस है कि ये बंदा जो रिलीज किया है आज प्रिजन से, आज जेल से छूट गया है, वो 2 साल के अंदर अंदर वो फिर कोई क्राइम कर ले, उसका 40% चांस है। इसका मीन क्या है, तो वो a प्लस बी बाई 2, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 5, तो 2.5 ईयर्स इसका मीन है। मतलब है ऑन एवरेज वो 2.5 ईयर्स में दूसरा क्राइम करके पकड़ा जाता है। और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना, b माइनस ए, जिस तरह ऊपर मैंने फार्मूला बताया था, b माइनस ए बाई √12, ये फार्मूला मैंने इधर ऊपर बताया अभी आपको, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फार्मूला। तो बहरहाल वही फार्मूला इधर यूज हो रहा है। b माइनस ए बाई √12, तो b की वैल्यू 5, a की 0, तो वैल्यूज पुट करके सॉल्व करें तो ये 1.443 ईयर्स। तो ये इसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम हो गया है इसका, ठीक है ना। फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वाला काम तो हो गया। What percent of the time are within 2 standard deviation? What percent of the time are within 2 standard deviation of the mean? इसका क्या मतलब है इस फिक्रे का, इस तरह के। इसका मतलब यह है कि x जो है ना, मीन -2 स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन +2 स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आपको याद हो शिफ इनइक्वालिटी, तो वहां पर आपने ये डिस्कशन पहले भी देखी थी कि x इन दो रेंज के दरमियान होते, इसका कितना चांस है। लेकिन शिफ इनइक्वालिटी ये जब प्रोबेबिलिटी मालूम करती थी, तो वो किसी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं, वो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मालूम करती थी। यहाँ हम यूनिफॉर्म के लिए मालूम कर रहे हैं। बहरहाल हमें इसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम है, इधर ऊपर हमने मालूम किया हुआ है, मीन ये है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये है। तो अगर आप मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज पुट करें तो ये देखें, मीन की वैल्यू 2.5 और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 1.443। म्यू -2 सिग्मा और म्यू +2 सिग्मा की वैल्यू मालूम करें तो आप देखेंगे कि ये आता है प्रोबेबिलिटी दैट x लाइज बिटवीन -0.386 और 5.386। अब आप देखें तो x की वैल्यू -0.3 तो यहां पर कहीं आ रहा है, और 5.386 तो 5 से ऊपर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि ये तो पूरा रेंज कवर हो गया जिसमें उसकी वैल्यू पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि मैंने ये 0 से 5 तक क्यों लिया हुआ है, क्योंकि 0 से नीचे ये वैसे ही नहीं 0 है फंक्शन। ये देखें ना, 0 से नीचे वैसे ही 0 है, और 5 से ऊपर ये वैसे ही 0 है। तो मैंने 0 से 5 वाला रेंज ले लिया, बाकी रेंज पर तो इसकी वैल्यू वैसे ही 0 है इस फंक्शन की। अब 0 से 5 तक रेंज पे अब आप ये देखें, इसकी इस पूरा रेक्टेंगल, ये पूरा रेक्टेंगल है इस तरह का, बड़ा लंबा चौड़ा रेक्टेंगल बन रहा है। इस रेक्टेंगल की हाइट है 0.2 और इसका बेस है 5। 5 किस तरह है देखें आप, आप इस 5 से 0 माइनस करें तो इसका बेस 5 है। 5 इंटू 0.2 इक्वल टू 1, और ये 100% पता चला कि इस रेंज में मीन -2 स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन +2 स्टैंडर्ड डेविएशन, इस रेंज में तो इसका 100% एरिया ही कवर हो रहा है। तो इस फंक्शन का 100% एरिया कवर हो रहा है। अब आखिरी बात रह गई है कि जी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल इक्वल्स 3। रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 3 के बराबर है। वो आप देखें, प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 3। ये डियर स्टूडेंट आपको सिर्फ यूनिफॉर्म के लिए नहीं बता रहा, किसी भी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में आपके पास इस तरह की बात आ जाए कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 7, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1.5, कोई पर भी आ जाए तो सीधा सीधा लिखे इट इज 0, क्योंकि एक पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी 0 होती है।
और ये वजह है कि इसके उस तरह के टेबल नहीं बनते जिस तरह डिस्क्रीट में बनते हैं। डिस्क्रीट में एक पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी होती है, यहाँ एक पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी कभी नहीं होती, एक पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो होती है। कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी जो होती है वो एक रेंज पे होती है, एक पॉइंट पर कभी नहीं होती। ये बात मैं जो बता रहा हूं, अगरचे मैं बता रहा हूं तो इसको यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन जितने भी कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, अभी एक और आ रहा है नॉर्मल, इसके अलावा और भी बहुत सारे कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे टी है, जैसे काई स्क्वायर है, जैसे एफ है, एक्सपोनेंशियल है, और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन है। किसी में भी ये रूल हर जगह दुरुस्त है कि किसी एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो होती है, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी डिफाइंड एरिया की मदद से होती है। और एक पॉइंट पर बिलफर्ज x इक्वल टू 2 पर अगर आप प्रोबेबिलिटी मालूम करते हैं, या x इक्वल टू 3 पर, तो x इक्वल टू 3 पर तो ये एक वर्टिकल लाइन हो जाती है। एक वर्टिकल लाइन से कोई रेक्टेंगल नहीं बनता, और इससे कोई एरिया, एक लाइन से कोई एरिया नहीं बनता, तो लिहाजा उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो हो जाती है। तो ये तो हमारी डिस्कशन थी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पे। अब मैं आता हूं एक